अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज 27 मार्च 2019 है, 27 मार्च 2019 और 2-4 दिन रह गए 31 मार्च तक जब आप टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 15 दिसंबर को ये डेट ख़त्म हो गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग नॉन फाइलर बन गए तो गवर्नमेंट ने मज़ीद डेट दी है। आप टैक्स दोस्ती की हेल्प से और प्रोफेशनल्स की हेल्प से अपनी टैक्स फाइलिंग ज़रूर करें। और अगले महीने सुना है कि जो है एमनेस्टी स्कीम आ रही है, उसके बाद फिर बजट आ जाएगा और टैक्स ईयर 2019 की टैक्स फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा कि क्यों ना, बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि जो रीसेंट फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट आया था जिसका गैजेट में जो चेंजेस आई थी वो हमने आपके साथ शेयर की थी। हमारी जो वॉलंटियर है मिस बुशरा, उन्होंने उस पर वर्किंग की थी और मैंने आपके साथ वो वर्किंग शेयर की थी। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि अगर बहुत टेक्निकल नहीं देखना और एक सिंपल तरीका देखना है कि कौन कौन सी चेंजेस जो है मिनी बजट्स में यानी फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट्स में आती हैं, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि जो बिग 4 कंपनीज हैं अकाउंटिंग ऑडिट की, जिनमें एक अर्नेस्ट एंड यंग भी है, उसके अलावा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC जिनको फर्गसन भी कहते हैं, और कंपनीज हैं, उनकी आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो वो एक मेमोरेंडम इशू करते हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है कि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, लीगल एडवाइस नहीं है, जहाँ पर वो जो भी अमेंडमेंट आई होती है या फाइनेंस एक्ट जिसको हम बजट कहते हैं, सालाना बजट जब आता है तो वो एक मेमोरेंडम इशू करते हैं जिसमें वो इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स का कानून, कस्टम एक्ट और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये 4 फेडरल कवानीन हैं, वफाकी कवानीन हैं पाकिस्तान के, जिनमें जो चेंजेस आती हैं, जिनके वर्ड्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट में आपने टैक्स दोस्ती की वीडियोस में देखा होगा, उस पर ये जो है ना कमेंट्री लिखते हैं जो काफ़ी दुरुस्त भी होती हैं और काफ़ी मालूमाती भी होती हैं। तो 12 मार्च को ये रिपोर्ट इशू कर चुके हैं। आज जो है आपको ये मैंने डाउनलोड की है और आप अगर बिग 4 कंपनी या E&Y की फाइनेंस कमेंट्री लिखें या PwC पाकिस्तान की फाइनेंस एक्ट कमेंट्री लिखें तो आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे। इनकी वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो बिग 4 इनको इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इन ऑडिट कंपनीज से, ये जो 4 ऑडिट कंपनीज हैं उनसे अपना ऑडिट और टैक्स का काम कराते हैं। अच्छा जी, अब ये जो इन्होंने मेमोरेंडम लिखा है इसके अंदर उन्होंने इनकम टैक्स के अंदर होने वाली जो सारी सेक्शंस वगैरह में चेंजेस आई हैं और उन सेक्शंस का हवाला वो दिया हुआ है, कितनी चेंजेस आई हैं, तकरीबन 28 चेंजेस पर इन्होंने कमेंट्री किया। सेल्स टैक्स में 3 चेंजेस आई हैं, उस पर उन्होंने किया है, फेडरल एक्साइज और कस्टम। आज हम टाइम ऑब्वियसली हमेशा कम होता है, तो इनकम टैक्स के हवाले से जो चेंजेस आई हैं, जो एज ए प्रोफेशनल या एज ए टैक्स पेयर या एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न या जो आप नॉन रेजिडेंट लोग हैं, उन सबको पता होना चाहिए। तो हमने इस पे डिटेल्ड वीडियोस 3 पार्ट्स की बनाई हुई हैं जो आप टैक्स दोस्ती के ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। और वो जो गैजेट ऑफ पाकिस्तान है, जो सबसे ऑथेंटिक यानी सही सोर्स है देखने का, और FBR की वेबसाइट से वो डाउनलोड हुए थे, वहाँ पे हमने जाके वो लफ्ज़ देखे थे जो चेंज हुए थे। अब यहाँ इस मेमोरेंडम में जो अर्नेस्ट एंड यंग की डॉक्यूमेंट्री है उसमें हम देखेंगे कि जो कानून चेंज हुआ है वो ओवरऑल जो है ना प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे उन्होंने बताया है कि सेक्शन 99B ऐड हुआ है जो FBR को पावर देता है कि स्मॉल ट्रेडर्स और शॉप कीपर्स के लिए आसान रूल्स बनाएं ताकि वो अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के पास प्रोफेशनल्स या अकाउंटेंट्स या जिसे हम प्यार से कहते हैं टैक्स दोस्ती की हेल्प नहीं है, या वो ये वीडियोस नहीं देख रहे तो उनको मुश्किल होता है टैक्स फाइलिंग में। तो ये पहली चेंज है। फिर उन्होंने ये किया है कि सेक्शन 148 में जिसका ताल्लुक इम्पोर्टर से है कि जब वो अपना इंपोर्ट करता है तो उससे टैक्स कटता है, तो उसको फाइनल टैक्स कर दिया उन्होंने। फाइनल टैक्स का मतलब है कि जितना टैक्स उससे कट गया, अब वो अपनी चीज़ जिस कीमत पे भी बेचेगा तो वो मज़ीद टैक्स नहीं पे करेगा, बल्कि 5% या इससे कम वो इंपोर्ट के टाइम पे करेगा और वो उसका फाइनल टैक्स होगा। सुपर टैक्स लगता है बैंक्स और बड़े बिजनेसेस पे जिनकी आमदनी 500 मिलियन से ज़्यादा होती है। तो
इसके रेट को आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया है, जो आप यहाँ तफसीलन देख सकते हैं बहुत डिटेल में। अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है किसी एक सेक्शन या चेंज में, तो उसको आप देख सकते हैं कि टैक्स ईयर के 2008 के लिए क्या रेट है, 9, 19, 20, 21 के लिए। इसी तरह जो टैक्स कंपनीज कमाती हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि कुछ टैक्सेशन के असूल थे जिससे टैक्स बढ़े कंपनीज, बड़ी कॉर्पोरेट्स पे और बैंक्स पे, कुछ ऐसे रिलीफ थे जो इंडिविजुअल्स को मिले और कुछ ऐसे रिलीफ्स या टैक्सेस थे जो सब लोगों पे लगे। तो उस हवाले से ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये बड़ी कंपनीज यानी जो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, अगर वो 1-2 साल तक अपना मुनाफा ना पे करें तो उन पर टैक्स होता है, तो उसका रेट कम किया गया है 7.5 से 5%। ओवरऑल आप देखेंगे तो पीटीआई की, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, हमने उनके लिए मैसेज भी पिछले दिनों वीडियो बनाई थी उनको बताने के लिए कि कैसे आप टैक्स फाइलर्स को बढ़ा सकते हो और एग्जिस्टिंग 15 लाख जो बेचारे टैक्स फाइल हैं उनकी जान कैसे बच सकती है। वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी चाह रहे हैं, तो टैक्सेस को कम ज़्यादा करने से पैसे का फ्लो इकोनॉमी में ज़्यादा कम होता है और वो चाह रहे हैं कि टैक्सेस कम हो ताकि फ्लो ज़्यादा हो, लोग टैक्स नेट में आए, ताकि अगर टैक्स कलेक्ट होगा तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पैसे का फ्लो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में, यानी जिसको हम ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, यानी गवर्नमेंट के कागज़ों में जो चीज़ पता नहीं है कि आपका कारोबार है या आपकी ज़मीन है या आप तनख्वाह कमाते हैं, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो सब डॉक्यूमेंट हो जाए ताकि कम टैक्स से ज़्यादा कम टैक्स रेट से ज़्यादा लोगों पर टैक्स लगे, तो इतना बर्डन नहीं पड़ेगा इन एग्जिस्टिंग 15 लाख लोगों में जिसमें ज़्यादातर सैलरीड लोग हैं। कैपिटल गेंस जो है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स बेचते हैं उस पर, तो उसके हवाले से भी यहाँ पे बताया गया है कि उसका रेट कम किया गया और लॉस अगर होगा तो वो क्लेम किया जा सकेगा। इसी तरह विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स, जो स्मॉल बिजनेसेस इसलिए टैक्स नहीं पे करते और रजिस्टर नहीं होते, अगर वो टैक्स पे भी करते हैं इनडायरेक्टली तो रजिस्टर नहीं होते एफबीआर के साथ, क्योंकि उनको हर महीने टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करनी थी, जो अब कम हो गया। अब साल में सिर्फ 2 दफ़ा करनी पड़ेंगी, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 31 जुलाई को और लास्ट 6 मंथ्स यानी जुलाई टू दिसंबर के लिए जनवरी में। इससे बुक कीपिंग और पेपर वर्क कम होगा, तो स्मॉल बिजनेसेस के पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स या अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होता, इस वजह से इससे उनको रिलीफ मिलेगा और वो रजिस्टर होने में उनको ज़रा कम डिफ़िकल्टी होगी। उसके अलावा जो कैश विड्रॉ करते थे फाइलर बेचारे, वो उस पर 0.3% पे करते थे, अब वो पे नहीं करेंगे। नॉन फाइलर जो है 0.6% पे करेंगे। सिंपल बात है, अगर आप नॉन फाइलर और 1 लाख रुपए कैश निकालते हैं तो आप 600 रुपये टैक्स के तौर पे करते हैं, और चूंकि आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो 600 रुपये गवर्नमेंट के पास परमानेंटली चला जाता है। इसी तरीके से एडवांस टैक्स जो है उस नॉन फाइलर्स जब भी बैंकिंग सर्विस यूज़ करते थे, चाहे डिमांड ड्राफ्ट बनाते थे, कोई पे ऑर्डर बनाते थे, कोई आरटीसी यानी एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफ़र करते थे, तो उस पर टैक्स पे करते थे। अभी भी वो 0.6% टैक्स पे करेंगे, लेकिन पहले 50,000 की लिमिट थी, अब कम होकर 25,000। तो मज़ीद मुश्किल हो गया है छोटे कारोबारों के लिए, और इवन जो बड़ी ट्रेडिंग करते हैं लेकिन कैश में करते हैं उनके लिए, कि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। ये सोचे ना कि अगर आपका पूरे साल में 1 अरब रुपए जो है ना आपके पैसा आया और गया है, तो आप चाहे आपका ट्रेडिंग का काम है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है या प्रॉपर्टी का काम है, तो आपने उस 1 अरब पे जो है ना 60 लाख रुपए तक टैक्स दे दिया है। ठीक है, 6 लाख रुपए तक आपने उस पर टैक्स दे दिया। अगर आप वो 1 अरब रुपए लें और उसमें से खर्चे माइनस कर लें, तो आपका मुनाफा तो हो सकता है सिर्फ 30 लाख रुपए हो, जिस पर आपको 2 लाख रुपए टैक्स देना हो। तो जहाँ पर जो है क्या कहते हैं आप इतना ज़्यादा 60 लाख टैक्स दे रहे हैं, वहाँ आपको शायद 2 लाख टैक्स देना हो। तो ये जो है ना जी, ये उन्होंने रेट बरकरार रखे और मुश्किल किया है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए बेसिकली गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता जाएगा और नॉन फाइलर्स को फाइलर बनना पड़ेगा। ख़ासतौर पर अगर आप कारोबार या प्रोफेशनल हैं, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपना काम करते हैं, या कोई प्रॉपर्टी है या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, होटल चला रहे हैं, तो उस लिहाज से ये जो कैश विड्रॉल है बैंक से, देन अगेन वो बात कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने कुछ पाबंदी दे दी है कि वो पैसे जो बाहर से आएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने किया कि आप नॉन फाइलर हैं,
और आप के पैसे बाहर से आते हैं, आपको बच्चे पैसे बाहर से भेजते हैं, तो आप जब विड्रॉ करते हैं तो आपको फाइलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपसे टैक्स कटता था। अब वो लोग जो बाहर से पैसा फ़ौरन अकाउंट में भेजेंगे और फ़ौरन रेमिटेंस करेंगे, और उनके यहाँ पेरेंट्स, रिश्तेदार, या अगर आप यहाँ कारोबार कर रहे हैं और आप उसमें से, और आप नॉन फाइलर हैं और आप उस अकाउंट में से पैसे निकालेंगे, तब भी आपसे टैक्स डिडक्शन नहीं होगी 0.6%, वही 60 लाख वाली जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह गाड़ियों की परचेज पे उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप जो है ना सर्टेन एसेट्स का मतलब है कि प्रॉपर्टी और गाड़ी आप ले सकते हैं अगर 1300 सीसी तक है, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप टैक्स वालों को बता रहे हैं कि जी आप नॉन फाइलर और आप गाड़ी भी ले रहे हैं, 1300 सीसी की गाड़ी 10 लाख से 20 लाख तक में आती है, तो काइंडली फिर आपके पास जवाब होना चाहिए कि पैसे कहाँ से आए। अगर वो आपको उस परचेज की वजह से, जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं और आपसे नॉन फाइलर के तौर पर टैक्स कट रहा है, तो वो फिर आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप तो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं नॉन फाइलर हूँ और मेरे से टैक्स कटा है, तो फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप फाइलर क्यों नहीं बने, या ये 10 लाख रुपए कहाँ से, तो आप कहेंगे कि जी मुझे नहीं पता, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको भी इशू होता है, उनकी मल्टीपल कंपनीज होती हैं जिसको हम इंटर कॉर्पोरेट कहते हैं, जब वो आपस में डिविडेंड देते हैं यानी कि मुनाफा शेयर करते हैं, तो उस पर टैक्स की शरह कम की गई है। देन अगेन जो बड़ा बिजनेस होता है, और ये बहुत ज़्यादा तफसील है कि कैसे होता है, ग्रुप रिलीफ कैसे मिलती है, और सारी बातें इसके अंदर तफसीलन बताई हैं जो 99% एज इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि स्टॉक मार्केट में भी जब शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी, ब्रोकर्स जो है ट्रेडिंग करते थे, हमारे एक साथी हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के भी कुछ असूल बताएं, तो उस हवाले से टैक्स और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो है, उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स मैं ज़रूर शेयर करूंगा। पिछले 10 सालों में जो 10-15 सालों में जो सीखा है, कुछ ट्रेडिंग खुद भी की है, तो उस हवाले से टैक्स का क्या बेनिफिट होता है और ट्रेडिंग के क्या असूल है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसे की गर्दिश को तेज़ करने के लिए उन्होंने जो ब्रोकर्स वगैरह जो ट्रेडिंग करते थे उस पे जो टैक्सेस थे उसको उन्होंने रिड्यूस किया, जिसका यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है जी। उसके अलावा जो ताजिर हजरात हैं वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है, ख़ास तौर पे सेकंड हैंड मोबाइल है, उन पर टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया। तो देन अगेन किसी चीज़ पर टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाए तो आपका जो मुनाफा होता है उसमें कम हो जाता है, तो इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन चूँकि मोबाइल के इम्पोर्ट को रोकना मकसद है तो इस वजह से ये टैक्स लगाया गया है। पहले जब रोकना मकसद होता था तो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक अब आप कस्टम ड्यूटी 5-10% से ज़्यादा लगा नहीं सकते, या इमरजेंसी में लगा सकते हैं। तो आप टैक्स, इनकम टैक्स के थ्रू और सेल्स टैक्स के थ्रू इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाएगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी के जो है ना रिजर्व्स वो कीमती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स लगा है। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो अफेक्ट हुए। उसके अलावा आप हमेशा सोचते हैं कि मोटर कार अगर आप जो है परचेज करते हैं तो नॉन फाइलर जब रजिस्टर करता है, ठीक है, तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। 850 सीसी के 1500-1300 तक वो ख़रीद सकता है, तो ये 60,000 कर दिया। उसके अलावा अगर वो ख़रीदेगा तो एक तो वो बताएगा कि जी मैं नॉन फाइलर हूँ, 3000 सीसी से ऊपर ख़रीदेगा तो 6,75,000 उसको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप ये कंपैरिजन देखें तो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 50% उन्होंने बढ़ा दिए। देन अगेन डिस्करेज करने के लिए कि वो पैसा जो शायद करप्शन से या इलीगली कमाया गया है वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में होता। इस तरह है ना कि गाड़ी की वो गाड़ियाँ बहुत सारी खरीद लेते हैं, तो जेन्युइन बायर जब जाते हैं तो उनको फिर ऑन पे करना पड़ता है या वेट करना पड़ता है। तो हर चीज़ को टैक्स का जो टूल है गवर्नमेंट के हाथ में, अगर गवर्नमेंट की नीयत जिस तरह अच्छी है तो वो इकोनॉमी के अंदर आसानियां पैदा करने के लिए ये भी तरीका कर सकते हैं कि नॉन फाइलर पे टैक्स का रेट ज़्यादा कर दें। तकरीबन एक नई गाड़ी आ जाती है इस रेट में 6,75,000, तो इतना ज़्यादा टैक्स अगर लेंगे और फिर उसको फॉलो अप भी करेंगे कि जी आपके पास
3000 सीसी से ऊपर गाड़ी जो लाजमन 1 से 2 करोड़ की होती है कम से कम, वो पैसे खरीदने के कहाँ से आए? तो अगर ये दो काम करेंगे, एक तो टैक्स रेट बढ़ा दिया जो हाँ इस तरह है आप देख रहे हैं, और फॉलो अप करेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए, बेशक उसके जायज़ पैसे हों लेकिन उससे सोर्स पूछा जाए। अच्छा जी, फिर कुछ टैक्स के असूल होते हैं कि जैसे फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन, और कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे असेसमेंट करनी है। असेसमेंट का मतलब है कि आपने अगर जो है ना अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की तो FBR एज इट इज़ उसे एक्सेप्ट कर लेता है, वो सेक्शन 120 है जिसपे हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आप खुद टैक्स फाइलिंग नहीं करते तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर है कि वो आपकी टैक्स रिटर्न खुद बनाए और बताए कि जी आपकी इतनी इनकम थी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और आपको टैक्स का नोटिस भेजे। तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम कर सकता था। तो इस सेक्शन में उन्होंने एक इजाफा किया कि आप ऑफ श्योर एसेट्स कहते हैं उन एसेट्स को जो पाकिस्तान से बाहर है। तो बस किसी और मुल्क में कोई भी एसेट होगा वो ऑफशोर होगा, और अगर किसी टैक्स पेयर को डिक्लेयर करना चाहिए था। अब यहाँ पे बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं कि हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, तो नहीं, आप जब नॉन रेजिडेंट हैं तो आप सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें अगर आपने फाइलर बनना है, वेल्थ स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑफशोर एसेट्स हैं रेजिडेंट पाकिस्तानीज के तो उन्होंने तो शो करने ही करने हैं हर साल, और नॉन रेजिडेंट जब रेजिडेंट बनते हैं तो। लेकिन अगर इसके अंदर FIA की कोई इंक्वायरी हो रही है और ऐसे पैसे जो आप यहाँ करप्शन करके बाहर लेके गए, तो आप कमिश्नर की भी रीच पावर बढ़ा दी गई है। जाहिर बात है जो कानून में लिखा है वो वही कर सकते हैं, तो उनकी रीच बढ़ा दी गई है कि वो ऑफशोर एसेट्स के मुतालिक अगर पता चलता है और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन, डेफिनेट इंफॉर्मेशन उनके पास आती है तो वो आप पर टैक्स लगा सकते हैं। कम से कम टैक्स तो रिकवर करें। उस एसेट पर अगर 5 करोड़ का है तो उस पर आपका रेट लगा के वो एसेट पाकिस्तान वापस आता है कि नहीं आता वो तो टाइम लगेगा, लेकिन जो है क्या कहते हैं कम से कम उससे रिलेटेड टैक्स आ जाए तो है। तो देन अगेन 3 चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, इकोनॉमी का पहिया चलाए टैक्सेस कम करके ताकि बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वापस बिजनेस में लगाएं, और दूसरा ये है कि इंडिविजुअल्स को भी रिलीफ देके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें। फिर वो लोग जो रूल तोड़ते हैं, टैक्स नहीं पे करते, उनसे कम टैक्स कवर किया जाए। जैसे आपने देखा कि ऑफशोर एसेट्स की बात हुई, या जो है वो नॉन फाइलर की बात हुई जब वो गाड़ी रजिस्टर करते हैं। उसके अलावा ये माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अगर लोन देगा बैंक, तो बैंक अपने मुनाफे पर हर 100 रुपये पे 35 रुपये टैक्स देता है। तो उसको यहाँ बड़ी तफसील में बताया गया है किस किस्म के स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको वो लोन देगा। तो देखें, एक तरफ बैंक लोन देगा और दूसरी तरफ उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उसकी जो 35% है वो 1% करके कम होता जाएगा, और इसकी यहाँ काफ़ी तफसील है। उसके अलावा वही बात कि बैंकिंग कंपनीज को मुख्तलिफ रिलीफ दिए हैं ताकि अगर उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो वही मुनाफा वो लोन की सूरत में स्मॉल बिजनेसेस को दे सकते हैं। पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, आपकी कोई वर्कशॉप है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, या सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई जो है क्या कहते हैं पार्लर है, तो आपको फंड्स अगर बैंक दे तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स की जैसे बात हो रही थी, तो बैंक्स को, और ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं और वो इनकम भी कमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से या पाकिस्तान के बाहर से, तो ये जो कानून कहता है कि बैंक्स को ये जो विद होल्डिंग करते हैं उसकी डिटेल देनी पड़ती है, वो बात बरकरार रखिए। बेशक बैंक्स इस पे ऑब्जेक्ट करें, लेकिन गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर रही है उन लोगों के बारे में जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रैवल करते हैं, बड़ा एक्सपेंडिचर करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे शामिल नहीं है। हमने भी कुछ सजेशन इस हवाले से दी थी। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स ऑपरेशंस का एक डायरेक्टर जनरल यानी एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जो बाकायदा तौर पे देखेगा कि अगर किसी शख्स की इनकम या एसेट्स, अनडिस्क्लोज ऑफशोर इनकम या एसेट्स मिले तो जो है कम से कम फ़ौरन उससे टैक्स तो रिकवर किया जाए। और टैक्स रिकवरी के अपने कवानीन है, उसका अपना एक तरीका है, इंशाल्लाह किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इसको वाइंड अप करते हैं जी वीडियो को, कि एग्जेम्पशन मिली है कि अगर आप सोलर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे यहाँ पे लोकली तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन होगी। इसी तरह आप ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री यानी कि
वो काम करेंगे जिससे माहौल इन्वायरमेंट बेहतर होता है, तो आपको उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन होगी, मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह जो स्पेक्ट्रम लाइसेंसेज हैं, ये 1G 2G 3G 4G, इनको रिन्यू करने पर भी आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगेन 5G को भी लाना मकसद, 4G को भी प्रमोट करना। इसके अलावा ये जो एग्जेम्पशन का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने नॉर्मल हालात से आपकी इनकम, आपके एसेट्स को हटा दिया गया है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा या विद होल्डिंग नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट नहीं पता, जैसे IT फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो लोग जो पब्लिक सेक्टर में टीच करते हैं वगैरह वगैरह। ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको हो सकते हैं जब आप टैक्स नेट में आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो है इसी तरह बात हुई, ये मुख्तलिफ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ है, उनको भी के जी टैक्स नहीं कटेगा। उसके अलावा जो फंक्शंस और गैदरिंग है, जो छोटे फंक्शन है, 500 स्क्वायर यार्ड्स के जो है 5 मरले के जो फंक्शंस की जगह हैं, वहाँ पर आप 5% टैक्स नहीं कटेगा जब वो बिलिंग करेंगे। और इसी तरह एक जो है ना ऑक्शन पे, ये जो पाकिस्तान सुपर लीग आप सब लोगों ने एंजॉय की होगी, तो इमरान खान साहब स्पेशली, और वैसे भी जो है असद उमर साहब का भी इंटरेस्ट क्रिकेट में, मतलब प्लेयर है, तो जो है उन्होंने कहा है कि जो ये टीम्स लेगा, इसका स्पॉन्सरशिप एड्स जो हम ऑक्शन करेंगे, बेचेंगे, तो इस पर अगर गेन्स होंगे तो उसकी टैक्सेशन कम से कम होगी। देन अगेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। ये पूरी एक इकॉनमी है कि ये जो प्लेयर्स खेलते हैं क्रिकेट, इससे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बनता है, प्लेयर्स का करियर बनता है, उसके अलावा टिकट बिकते हैं, बहुत सारी इकनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हमारे मुल्क को ज़रूरत है। आप टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस देख रहे हैं। 27 मार्च को हम टैक्स फाइलिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अर्नेस्ट एंड यंग, जो बिग 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो जो है उन्होंने एक मेमोरेंडम लिखा जिसमें जो रीसेंट चेंजेस हुई थी इनकम टैक्स लॉ में, उसकी बात की। सेल्स टैक्स में एक खुशाइन बात यह है, डिटेल्स यहाँ लिखी है, कि गवर्नमेंट जो है ना रिफंड करेगी उनको बॉन्ड्स दे के, बिजनेसमैन को बहुत सारा पैसा उनका फंसा हुआ था, और उसकी काफ़ी डिटेल यहाँ आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सेल्स टैक्स के बहुत सारे कानून में चेंजेस आए हैं, वो यहाँ बात हुई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी एक है जो प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उसमें भी कमी की है गवर्नमेंट में। देन अगेन कॉस्ट आपकी बिजनेसेस की कम की, और इसी तरह कस्टम के रूल्स और उसके जो मुख्तलिफ रेट्स हैं उनमें कमी, कुछ में ज़्यादा भी किया है, क्योंकि इंपोर्ट को जो है ना मकसद करना है डिस्करेज। तो ये आप देख रहे थे EY की रिपोर्ट 2018 की। अब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने लगा है, और जो है ना आप होप कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपना अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह आप अच्छी तरीके से मैनेज करें ताकि टैक्स ईयर 2019 की फाइलिंग हो सके। मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। थैंक यू।